स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम प्राचीन बिहार के इतिहास का एमसीक्यू का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो है इतिहास का ये चैप्टर है, ये ना सिर्फ आपको बिहार के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बिहार के आगामी एग्ज़ामों के लिए, बल्कि ये नेशनल हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस अदर का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको ये टॉपिक वाइज आप देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले हैं। आगामी आप चाहे सीडीपीओ देना हो, दरोगा देना हो, बीपीएससी देना हो या अदर पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी सवाल इससे आते हैं। तो चलिए सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम पार्ट 1 में देख चुके थे, टॉप 25 क्वेश्चन देख चुके थे, उसका एमसीक्यू लगा चुके थे। हम इसमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 26 से। तो मौर्य गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो ये थी 2 भागों में विभक्त थी। ठीक है। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो फ्रेंड ये 7 थे। इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, सेकेंड पार्ट में है, तो हम वहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो ये पन कहलाती थी। मौर्यकालीन मुद्रा को पन्ने कहते थे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार की गई है। सीता भूमि क्या होती थी? वह भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय होता था, वही ही कहलाता था। अर्थशास्त्र में सीता भूमि का अर्थ था भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, यही को ही सीता कहा जाता था, सीता का संज्ञा दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था मेगास्थनीज को। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीक शासक सेल्यूकस ने किसको पराजित किया था? तो सेल्यूकस ने पराजित किया था, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सेल्यूकस को पराजित। नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं में किसने अजीबकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा अशोक एवं दशरथ। अशोक के ही ये पोता थे दशरथ, तो ये दोनों मिलके नहीं करवाया था। नागार्जुन के पहाड़ी गुफाओं में दोनों अलग अलग समयों में करवाया है, तो ये दोनों ही करवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? गुप्त संवत कौन चला था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फयान भारत पहुंचा था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि बिहार के पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो ये था 320 ईस्वी। 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय इसके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। तो यही कारण है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक ने सिंहल यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये मांगा था समुद्रगुप्त से मांगा था, यानी कि बोध गया में जो बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अनुमति मांगा था, तो वो समुद्रगुप्त से मांगा था। नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो ये गुप्त साम्राज्य के समय हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त ने किया था, गुप्त साम्राज्य के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त था। ठीक है। इसके साथ ही कई अदर विश्वविद्यालय हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अक्सर पूछा जाता है।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। वहीं पर एक और है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, जो कि इसकी स्थापना कौन किया था? पाल नरेश गोपाल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कुमारगुप्त हो गया। और वहीं एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय, तो ये थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के तरफ पड़ेगा, यानी पंजाब प्रोविंस जो हो गया पाकिस्तान का, उधर का एरिया में पड़ता है मौजूदा समय में, अगर इसका लोकेशन देखें तो ये विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय जी, जो कि लगभग 1000 ईस्वी पहले की बात है। 1000 ईस्वी पहले बना था यार, 1000 ईसा पूर्व में बना था। और इसमें 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय, उसमें 60+ लैंग्वेज का पढ़ाई होता था, 60+ सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। ठीक है, तो हम इसको भी याद करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुई थी। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर जो बना था वो गुप्त काल में बना था। और ठीक है, और बोध गया के जो महाबोधि मंदिर है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में 2006 में शामिल किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में। तो ये भी आपको याद रखना है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 2006 में रखा गया था। फिर कहता है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये रहा था 3 महीने तक। 3 महीने तक पाटलिपुत्र में रहा। ये ना पूछा है कि भारत में कितना रहा, क्योंकि भारत में वो लगभग 13 वर्ष रहा है। ठीक है ना, तो हमको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में कितने रहा, 3 वर्ष तक रहा। ठीक है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से है? तो आर्यभट्ट थे पाटलिपुत्र के थे, यानी कि पटना तरफ के थे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो ये कहा था, कौन कहा था? चीन यात्री फाहियान ने कहा था। चीन यात्री फाहियान जब यहाँ देखें तो उनको लगा कि यहाँ तो कई जो धनपति जो लोग हैं वो अस्पताल बनाए हैं, यानी कि चिकित्सालय बनाए, निःशुल्क भोजन दवाएं दे, तो उन्हीं का ये कथन था फाहियान का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसांग कहाँ अध्ययन किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इतिसेंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किए? तो ये किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का एक बहुत ही रिप्यूटेड विश्वविद्यालय था, विख्यात विश्वविद्यालय था, जहाँ पर कई कोर्सेज थे, तो उसको पढ़ने के लिए देश विदेश से लोग हमेशा आते रहते थे। तो ये इति सिंह भी था, जो कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये था शशांक शासक। शशांक नाम है, जो कि महाबोधि मंदिर को कट करवा दिए थे। और मौजूदा समय में जो अभी ये बोधगया के निकट पड़ता है महाबोधि वृक्ष, ठीक है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को निरैना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही निरैना नदी जिसका अभी मौजूदा समय में नाम है फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये थे बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो ये था जीवित गुप्त। मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो ये था जीवित गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ था? तो ये था मौखरी वंश का, यानी कि गुप्त वंश समाप्ति जब हुआ था तो उसके बाद ये जो उस पे जो उसके नया वंश जो आया था, ये था मौखरी वंश। संभवतः ये क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, कब क्या पूछा जाए कोई नहीं जानता, तो आप इसको याद रखें, मौखरी वंश।
गुप्त काल के समाप्ति के बाद आया था। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो आप वीडियो पे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आपको कोई मौजूदा टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।